अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर जुनैद ख़ान, करंटली वर्किंग एट डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर उमरखेड़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर इफ़ पॉसिबल और व्हेन टू कम, और हमारी मौजूदा तैयारियां और जो प्रिकॉशंस हमने लेने हैं उस पर। तो सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करूंगा कि हम इसे बदकिस्मती कहे या जहालत कहे या नादानी कहे, आज भी ये सवाल कुछ तरह कानों में सुनने में आते हैं कि क्या सही में कोरोना बीमारी है या सही में कुछ ऐसा है या फिर ये सब गवर्नमेंट का खेल है या पता नहीं, और कुछ बातें आती है। तो एक बात आप लोगों के सामने बड़े ज़िम्मेदारी से क्लियर कर दूं कि कम से कम आप उस बात पर तो यकीन करें जो आपको दिख कर आ रहा है, जिस बात से आप गुज़र रहे हैं, जिस बात से हमारी हम सब की फैमिली गुज़र रही है। कम से कम इस बात पे तो यकीन करें कि हाँ, बीमारी है, मौजूद है और अपनी शिद्दत भी दिखा रही है। ज़ाहिर है ये अल्लाह की आज़माइश है, आज नहीं कल हम इससे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसलिए मेरा ये बोलना ज़रूरी है कि हाँ, सबसे पहले ये बात क्लियर करें कि हाँ, बीमारी है, इधर उधर की अफवाहों में ना रहे, इसकी उसकी सुनने में ना रहे। अब और बात ये बोलना है कि अब ये बीमारी है, इसका हर बीमारी की एक वजह होती है, उसके फैलने की जिस्म के अंदर बढ़ने का एक अलग तरीका होता है। असल में कोरोना का ये जो है ये एक वायरस से होता है, और ये वायरस मतलब इंसानी जिस्म के अंदर म्यूकोजल सिक्रीशंस, जैसा कि नाक के अंदर, मुंह की थूक के अंदर, और इस तरह जब अब मैं बात कर रहा हूँ तो जो बारीक मतलब थूक के दाने निकलते हैं वो उसमें ये रहता है, और इसी वजह से बात करते वक्त ये जो है फैलने के चांस होते हैं, और इसीलिए मास्क पहनना ज़रूरी है, कम से कम अपनी वजह से किसी और को ना हो। और तो इस तरह ये वायरस जो है एक से दूसरे को होता है, और दूसरे के अगर आँख में चले जाए या कोई नाक के ज़रिए अंदर ले ले या मुंह के ज़रिए किसी भी तरह अगर ये छाती में जाकर बैठ जाए तो ये वायरस बैठ जाता है, और वहाँ से मतलब उसकी जो बीमारी है वो शुरू होती है। किसी में सिम्टम्स आते हैं, कोई बीमार होता है, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को अलग बनाया है। किसी को तकलीफ़ होती है, कोई बग़ैर तकलीफ़ के वैसे ही एंटीबॉडी तैयार कर लेते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और कोई अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो इस तरह ये बीमारी है, ये ख़ास कर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी फेफड़ों की ख़ास कर, जबकि इसके जिस्म के लगभग हर हिस्से में इसका असर पाया गया है, हर सिस्टम में इसका असर पाया गया है, लेकिन ख़ास कर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि फेफड़ों में इसका असर ज़्यादा देखने में आया है। अब रही बात कि जब ये इतने आसानी से फैल रहा है और ऊपर से ये वायरस जो है मतलब अपने आप को बहुत जल्द तब्दील करने में मतलब बहुत जल्दी ये तब्दील हो रहा है, और ऐसा देखा गया है दुनिया भर में कि अभी यहाँ पे वायरस का कोई और स्ट्रेन चल रहा है, दुनिया के किसी और हिस्से में कोई और चल रहा है, और कहीं कहीं पर एक ही जगह पर स्ट्रेन जो है बदल रहे हैं। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में एक HIV पॉजिटिव एड्स पेशेंट था, उसके अंदर 100 से ज़ायद बार ये जो है अपने आप को तब्दील कर चुका है वायरस। तो जाहिर है ये एक बड़ी परेशानी की बात है। इसी वजह से वैक्सीन का असर भी थोड़ा कम होता है, इलाज करने में, बीमारी को समझने में भी थोड़ी कमी आती है, और इसी वजह से दुनिया परेशान है। तो अब बात ये करनी है कि हम खासकर हिंदुस्तान वाले पहले वेव से गुज़रे। पहले वेव में काफ़ी सख्त लॉकडाउन रहा, बीमारी से ना सही मतलब माइग्रेंट वर्कर्स का मसला रहा, और दूसरी वजह से लोगों को काफ़ी मतलब तकलीफ़ें हुई और जानें भी गंवानी पड़ी।
लेकिन असल जो इस बीमारी का रूप है, कोरोना वायरस का रूप जो हमारे सामने आया, वो सेकंड वेव के वक्त में सामने आया। अब सेकंड वेव में लगभग सारे हिंदुस्तान में, ख़ासकर महाराष्ट्र में और यूपी में, दिल्ली में ऐसा हुआ कि हर एक फैमिली इससे अफेक्टेड रही। हर फैमिली में कोई ना कोई या तो बड़े अरसे तक बीमार रहा, या कई फैमिलीज़ ने अपने घर के मेंबर गंवाए। और कहा जाए तो ये एक बहुत दुखदायक, बहुत संगीन किस्म का वक्त गुज़रा है। ये अल्लाह का करम है, खुशकिस्मती है कि अभी जो है फ़िलहाल ये तो केसेस थोड़े कम हुए हैं और अभी थोड़ी राहत मिली है। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट जो है ना के बराबर है। तो अब सेकंड वेव ख़त्म हुई। अब साइंटिस्ट जो है ये तर्क लगा रहे हैं कि तीसरी वेव आने के चांस है। तो वो बात ये है कि वेव क्यों आती है? वेव इसलिए आती है, देखिए सबसे पहले तो लॉकडाउन था। वो लॉकडाउन के वक्त में डिसीज़ को मतलब जैसे एक से दूसरे को फैल रहा है, फिर वो मुझसे किसी और को फैले, किसी और से मुझको फैले, तो मेरे जिस्म में वो बढ़ रहा है, जरासीम बढ़, और मैं अपने बात करने की वजह से, मिलने जुलने की वजह से हवा में उसको छोड़ रहा हूँ। बहुत से लोग वो सांसें ले रहे हैं। इस तरह ये बीमारी बढ़ रही है। तो ये बीमारी सख्त लॉकडाउन की वजह से उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन जब हमने ढील दे दी, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने भी ढील दी, गवर्नमेंट की गलती अपनी जगह है, हमारी गलतियाँ अपनी जगह है। तो ये ढील देने की वजह से वायरस को बढ़ने का मौका मिला। ये जो है काफ़ी बढ़ता तो जिस्म के अंदर है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़े पैमाने पर फैला, काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग अफेक्ट हुए। तो इसी तरह और अभी जो है लॉकडाउन ही की वजह से मैं कहूँगा, और प्रॉपर ट्रीटमेंट कुछ हद तक इसमें मौजूद है, तो ये जो है थोड़ा कम हुआ है। तो लेकिन अब थर्ड वेव माने कि जब लॉकडाउन पूरी तरह खुलेगा, जब भीड़ भाड़ जमा होंगी, जब वायरस को फलने फूलने का मौका मिलेगा, तो वो थोड़ी ना दब के बैठेगा, वो तो निकलेगा, वायरस तो आएगा। तो इसलिए सबसे मेन जो काम, जो तैयारी, जो बचाव अपने को करना है, वो ये है कि भीड़ भाड़ से बचना है। ऐसे मौके बहुत कम देना है इस वायरस को कि ये फले फूले। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, और बग़ैर ज़रूरत घर से बाहर अभी भी ना निकले। भले ही लॉकडाउन खुल रहा हो, राहत हो रही हो, घूमने फिरने के मौके मिल रहे हो, घूमना फिरना भी है तो अकेले या बहुत कम लोगों के साथ भीड़ ना करे। सबसे मेन बात। दूसरा जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती है, मास्क पहने रखना, और बार बार जो है अपने हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज़ करना, और जो सारी बातें लगभग आप तक पहुंच ही गई होंगी, ये सारी बातें बताई जाती है, इस पर अमल करना। अब जो एक मसला है वो है वैक्सीन का, कि देखिए वैक्सीन के बारे में भी काफ़ी अफवाहें बोलो या बेचैनियाँ बोलो या छोटी मोटी बातें बोलो, ये फैल रही है कि पता नहीं काम करते हैं नहीं करते। भाई ज़ाहिर है वैक्सीन अपना काम तो करेगी। हम उसमें आम तौर पे ऐसा होता है कि जो वायरस है उसको या तो मार दिया जाता है या उसको उसकी नुकसान पहुंचाने की ताकत को कम किया जाता है, और फिर उस वायरस को जिस्म के अंदर डाला जाता है ताकि उसके ख़िलाफ़ जिस्म जो है अपनी तैयारी करे, एंटीबॉडी बने, और जब असल वायरस जिस्म में आए तो वायरस उतना असर ना दिखाए कि ये एंटीबॉडी असल वायरस के ख़िलाफ़ असरदार रहे, कि मतलब जो वायरस असल वायरस जिस्म के अंदर आया है वो पूरा असर ना दिखाए, पूरी तरह बीमार ना करे। तो जाहिर है जो बात फैलती है कि वैक्सीन लेने के बाद भी बीमार हो, अरे वैक्सीन लेने की वजह से जिस्म के अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा हुई है, बीमारी को ख़त्म करने की ताकत नहीं है वो। तो जब अपन वैक्सीन ले रहे हैं, किसी भी, चाहे टेटानस का टीका हो, टीटी का टीका हो, या जो बच्चों के अपने टीके हो, इन सब से बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है।
बीमारी ख़त्म करने की ताकत नहीं आती, बीमारी का इलाज करना पड़ता है। तो इस तरह जो थर्ड वेव हो या आगे भी, जो सबसे असरदार चीज़ रहने वाली है भीड़ भाड़ से बचने के बाद, वो है वैक्सीन का लेना। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहूँगा कि हाँ, वैक्सीन असर करती है। ये बात और कि आपका नंबर कब आता है, आपके इलाके में वैक्सीन कब मौजूद होती है, मिलती है आपको, और क्योंकि अभी शॉर्टेज है, अब वो भी एक हकीकत है, तल्ख़ हकीकत है कि मैनेजमेंट सही नहीं है। इसलिए वैक्सीन जो है अब जब आपको मिल सके, आपकी सहूलत के हिसाब से जल्द आपने ले लेना चाहिए। वैक्सीन लेने की वजह से ये तो नहीं कि बीमारी होगी ही नहीं, लेकिन अगर बीमारी हुई तो उसकी शिद्दत कम रहेगी। तो ये दूसरी तैयारी। अब अगर थर्ड वेव आ जाती है, हम भीड़ भाड़ से बचते भी हैं, हम वैक्सीन भी लेते हैं, उसके बावजूद अगर थर्ड वेव आती है तब क्या? तो पहले कहा यह जा रहा था कि वो बच्चों में ज़्यादा रहेगी, कि मतलब बच्चों को असर करेंगी, लेकिन वो मामला तब था कि जब बड़े लोग पूरी तरह वैक्सीन ले लें। हमारे यहाँ तो मुश्किल से 2 से 3% या 5% लोग पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज़ लिए हैं, और 15% के आसपास लोग ऐसे जिनका एक डोज़ हुआ है। जाहिर है, लगभग यूँ कहा जाओ तो थोड़े से पॉपुलेशन ने वैक्सीन लिया है, बाकी पॉपुलेशन तो अभी भी वल्नरेबल है, माने कि बीमार हो सकता है। तो ये बात कही जा सकती है कि अगर बच्चों में असर हो भी तो वो कम ही रहेगा, बड़ों में ही ज़्यादा देखने में आएगा। तो अब अगर हम थर्ड वेव में आ जाते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को अलहदा करें और अपने आप पर ध्यान दें, अपने फैमिली पर ध्यान दें। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि अपने फैमिली के पर ध्यान दिया जाए। बुखार रहने पर, खांसी बढ़ने पर, बुखार एक जैसा रहने पर, खांसी आने पर, सर्दी ज़ुकाम होने पर डॉक्टर की सलाह ले, डॉक्टर को दिखाए, और करीबी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाए, उसको बताकर उसके हिसाब से फिर आपके सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है या आपको एडमिट होना है। तो कोशिश करें कि भीड़ भाड़ से बचो, आप वैक्सीन ले लो, और अगर आ जाए तो अपने आप पर ध्यान रखो। और ख़ास कर जो पेशेंट्स का ध्यान देना है वो है उम्र दराज, जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर हो गई है, और ख़ास कर मेल पेशेंट्स में, मर्द हजरात में इसकी शिद्दत ज़्यादा नज़र आई है। तो उम्र दराज मर्द इंसान ख़ास करके बचे। फिर उसके बाद कैंसर पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, और वो पेशेंट जिनको किडनी का मसला है, लीवर का मसला है, तो इन पेशेंट को अब ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अभी से अपने नज़दीकी डॉक्टर से पूछकर, अगर आप वैक्सीन ले सकते हैं तो ले लें। अगर आपको एलर्जी है, आप वैक्सीन नहीं ले पा रहे हो, तो पूरी तरह एहतियात बरतें, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये हकीकत सेकंड वेव में हमारे सामने आ गई है कि वायरस रहम नहीं करेगा। वायरस तो अपना असर दिखा के जाएगा, और जितना बुरा असर हमने लिया है, हम नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा हो। तो इसलिए अपने आप को बचाने की पूरी तरह कोशिश करें, मास्क पहने रहे, बार बार हाथ धोए, और सोशल डिस्टेंसिंग जो मतलब लफ्ज़ है, मैं ये कहूँगा कि हमें चाहिए कि फ़िज़िकली डिस्टेंस रहे लेकिन सोशली अटैच्ड रहे। क्योंकि हम जो लोग हैं, ख़ासकर हिंदुस्तानी लोग, हम बचपन से सोशल रहते हैं। इस बात को गौर से सुनिए, सोशली डिस्टेंस हो जाना हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि फ़िज़िकली डिस्टेंस्ड हो, सोशल अटैचमेंट के साथ, घर वालों से, फैमिली से लगे रहे, बीमारों की अयादत करे, उनको अलहदा ना छोड़ दे, कोई ना कोई उनके साथ रहे। अगर होम आइसोलेशन भी है तो एहतियात के साथ, ये ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर साइकेट्री के केसेस बढ़ रहे हैं,
ये नहीं होना चाहिए। फैमिली जो हमारा, हम खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ फैमिली की जो शक्ल है वो मौजूद है और हमें इसको बाकी रखना है। तो जाहिर है इस बात को आप जहन में बिठाएं कि फ़िज़िकली डिस्टेंस होना है सोशल अटैचमेंट के साथ। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उतना अच्छा लफ्ज़ नहीं है। अब रही बात, मैं सब कुछ बता चुका हूँ थर्ड वेव के बारे में। अब मैं अपनी ज़ाहिर है देखने वाले ज़्यादातर मुसलमान रहेंगे, इस पर से मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने जो रोज़ाना के मामूल है, जैसे 5 वक्त वज़ू करना और हर बार जो है हाथ का धोना, ये भी अपना इस्लामी मतलब सुन्नतों का हिस्सा है, अपने मामूल का हिस्सा है। तो 5 वक्त रोज़ाना का वज़ू करना ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। मिसवाक का करना ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और बार बार का हाथ धोना, बैतुल खला जाने से पहले, बाद में जो है हाथ का धोना, पैर का धोना, खाने के बाद कुल्ली करना, कुल्ली करके जो है, और इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि पानी का खूब इस्तेमाल करें बैतुल खला में भी, तहारत के लिए भी, और कुल्ली करने के बाद भी उसको अच्छे से बहाए और मुमकिन हो तो सैनिटाइज़ करें। और इसी तरह अपने मामूल बनाए रखें। 5 वक्त की नमाज एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, एक साइकेट्रिक रिलैक्सेशन है और अपने दीन का हिस्सा है। तो अपने आप को मज़हब से जोड़े रखें, अपने आप को बचाने की पूरी तदाबीर करें और दुआ करें कि अल्लाह इस बला को हमसे, इस वबा को हमसे जल्द से जल्द दूर करे। आमीन।